2020 में भी ये हुआ था। तो मामला राय तक फैल सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस्राइल हमला करेगा। इस्राइल के पास जो है वो लड़ाकू विमानों से हमला करने का विकल्प भी है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की जहाँ तक बात है, इस्राइल की सुपीरियॉरिटी है पूरे के पूरे रीजन में, ईरान उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है वो इस वक्त जो जितने 100 के आसपास जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फेंकी और उसमें से 9 बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच गई, जिसमें से 5 में से एक जो है उसने उस अड्डे पे जाकर के गड्ढा भी कर दिया और एक हैंगर पुराना जो है वो भी नष्ट कर दिया। ये इसके लिए मुझे लगता है इसराइल भी तैयार नहीं था। तो इसलिए ईरान को वो सबक तो सिखाना चाहेगा, कब सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, ये अभी इसराइल को सोचना है। जी, अभी देखिए 300 से ज़्यादा जो मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, अगर मान लीजिए एक कंसर्टेड एफर्ट करें कि 2-3 तरफ से जो उनके सहयोगी संगठन कह सकते हैं, सहयोगी डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कहा जाता है कि उनके जो समर्थित आतंकवादी संगठन है, अगर वो करें तो फिर ये आयरन डोम भी काम नहीं करेगा, एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल शिवकांत जी आपसे ये है कि रायता जो फैल रहा है, क्या ये एक बड़ी योजना का हिस्सा, मतलब बहुत सीधा सवाल है, बड़ी योजना का हिस्सा है? धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। आप खुद कह रहे हैं कि गज़ा से दिमाग हटा के अब इधर आ गया है। अगर अल जज़ीरा की हेडलाइंस ये बन रही हैं तो यही शायद वो कम्युनिटीज़ चाहती हैं कि इस तरफ हम मामला शिफ्ट हो। और ये तो बहुत दिन से चल रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कराना चाहिए, जो यूएस नहीं करा पा रहा है। तो एक तरीका बन रहा है क्या? ये हमको ऐसा लग रहा है कि एक बड़े गेम का छोटा हिस्सा है जो प्ले अप हो रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई में और कुछ इसराइल को जो भी नुकसान हुआ हो, लेकिन इसराइल को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसराइल के जो 2 मूलभूत आपत्तियां थी ईरान को लेकर के, कि उसके आप मिसाइल प्रोग्राम को आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं, जबकि उससे जब समझौता हुआ तो सबसे ज्यादा जो रोष दिखाया था वो इसराइल ने दिखाया था। इसराइल ने कभी नहीं माना, बीच बीच में हर तरह से उसने उसको रोकने की कोशिश की। तो ये इसराइल को अब एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जो 2 उसके उद्देश्य हैं, वो उन 2 उद्देश्यों के लिए वो न खुद कोशिश करे, बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भी साथ मिलाए। और एक हद तक इस वक्त अगर आप देखें तो यूरोप की शक्तियां और अमेरिका तो साथ आ ही गए हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर ये डिप्लोमेसी से काम लें तो मुझे लगता है चीन और रूस को भी इसमें कोई खास आपत्ति नहीं होगी कि किसी तरह से इन दोनों प्रोग्राम्स पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि वो बात ये है, बंदर के हाथ में उस तरह कोई नहीं देना चाहता। अगर कल को बम बना लेता है ईरान, तो उसके बाद ईरान में अब एक बहुत अहम घड़ी भी है इस वक्त। ईरान के भीतर जो सुप्रीम नेतृत्व है उसका उसमें बदलाव आने जा रहा है। नए सुप्रीम जो धार्मिक नेता हैं वो अब इनसे एक तरह से पावर लेंगे। तो ये जो संक्रमण का काल है, इस वक्त ईरान जो है वो कुछ भी कर सकता है। नया जो धार्मिक नेता आएगा वो क्या करेगा, वो परमाणु हथियार को इस्तेमाल करेगा कल को मिसाइल के ऊपर। तो ये सब चांस आप नहीं ले सकते। तो इसलिए इसको रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए इसराइल को मौका मिल गया है कि इस वक्त एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसके साथ है। अगर 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 वो सोच के और ध्यान से काम करे तो इसको आगे बढ़ा सकता है। तनेजा जी, वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा करेंगे ना? ब्रिटिश मूड तो ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। ब्रिटेन में आपके जो पॉइंट है उसका 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला, एक तो तेल की कमोडिटी की मैं बात करूंगा। देखिए कि ये जाहिर है जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो सबसे पहले नजर तेल की तरफ जाती है, और क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा सोर्स है वो। लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका में भी चुनाव है, भारत में चुनाव है, दुनिया यूरोप में भी चुनाव है, कई हिस्सों में दुनिया के चुनाव। सबको पता है कि अगर तेल की कीमत जो है वो आम उपभोक्ता की नजर में जो है वो एक सीमा से बाहर चली जाती है तो वो उस सरकार को पसंद नहीं करते, वहां जहां खासतौर से जहां चुनाव हो, चाहे वो कोई भी देश हो। और अमेरिका में तो सस्ते तेल की उनको आदत है, क्योंकि उनका जो सारा परिवहन होता है, हवाई जहाज है और कारें हैं। भारत की तरह इतना बड़ा जाल वहां ट्रेन का तो नहीं है, या चाइना की तरह। तो इसलिए मुझे देखिए हमको समझना होगा, अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है तेल का उत्पादन काफी कर रहा हो, लेकिन जो भाव वहां तेल का होगा वो वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर है, उसी भाव से होगा। तो वो भाव अगर बढ़ जाता है
बावजूद इसके कि अमेरिका के पास अपना तेल है, तो उपभोक्ता के लिए तो सरदर्द खड़ा हो जाएगा और बाइडेन साहब के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका या जितने भी ओईसीडी कंट्रीज है, ये सिग्नेटरी है एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को जो भी सिग्नेटरी हैं, उनको 90 दिन का 90 डेज का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना लाजमी है, जरूरी है। आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपको रखना होता है। ये आईईए की जो मेंबरशिप है उसके लिए जरूरी है, और जितने ओईसीडी कंट्रीज है लगभग ज्यादातर उसके सिग्नेटरी है। भारत को आमंत्रित किया गया, मेंबर बनी, और भारत के सामने यही समस्या है कि 90 दिन का भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। तो इसलिए जो तेल की जो कीमत होती है उसको हम किसी देश कितना सफिशिएंट है क्या है उसी नजर से खाली नहीं दे सकते। हाँ, वो बात दूसरी है, अगर आप रशिया हैं, सऊदी अरेबिया है, जहां पे कंट्रोल किया जाता है, मार्केट की भूमिका कम होती है। अमेरिका में मार्केट की भूमिका काफी ज्यादा है। दूसरा, अगर वहां डिस्ट्रप्शन होता है तो जो अगर आप हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखें, वहीं से सऊदी अरब का तेल निकलता है। सऊदी अरब का 80% तेल उस रास्ते से निकलता है कि उनके जो तेल के भंडार हैं, तेल के कुएं हैं, ज्यादातर वो शिया इलाके में है। वो शिया इलाका जो सऊदी अरब के पूर्व में है, दहरान के पास, अल खबर के पास, वो सारा इलाका है। दूसरी तरफ ऊपर जाइए तो कुवैत है, इराक है, और स्वयं ईरान का भी अपना तेल है। तो इसलिए किसी हर की, मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि वहां पे एक पूरा युद्ध हो जाए। और दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया और चाइना, सबसे ज्यादा प्रभाव ईरान में, ईरान के ऊपर इन दो देशों का है। और ये दोनों देश जो है, चाइना जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से एक मंदी के बाद बाहर निकल के आ रहा है, रूस जो यूक्रेन में उलझा हुआ है, दोनों देश नहीं चाहते कि एक नया फ्रंट खुले जहां उनकी भूमिका जाने अनजाने में बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब कहने के बाद अगर जियो पॉलिटिक्स पे आते हैं, देखिए इजराइल तो हमला तो करेगा, उसका आकार क्या होगा, डेप्थ क्या होगी, किस तरह का होगा, लेकिन वो एक ऐसा होगा जिसमें धमक होगी, जिसमें शॉक एंड ऑ होगा, जिससे जो डोमेस्टिक ऑडियंस है इजराइल के प्रधान में, उसको शांत किया जा सके। जो कुछ भी ईरान ने किया वो अपने जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को शांत करने की, इसीलिए इतना बड़ा स्पेक्टिकल था। तो इजराइल को स्पेक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हमारे मित्र के साथ सहमत नहीं हूं कि वो साइबर अटैक हुआ, नहीं, उनको ऐसा हमला करना पड़ेगा जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देखें और साथ में ये भी देखें कि हाँ भाई बहुत बढ़िया जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अन्य देश है वो उसमें शामिल होंगे और ईरान को कहेंगे अब तुमने कर लिया, अब इनकी बारी है, बस अब थमने की आवश्यकता है। सर, ईरान की आर्थिक स्थिति, ये तो विश्वविद्यालय वाली लड़ाई हो गई कि दादाजी आ गए, अब दोनों कहे तुम दो इनके लगाओ, तुम दो इनके लगाओ, अब अच्छा तो इनके 3 हो गए, तुम एक और लगा लो, ये ऐसा चलेगा क्या? देखिए, अब आपने बात करी आयरन डोम की या एरो मिसाइल जो यूज करी गई, जो कुछ भी हुआ सब कुछ अब तो बात हो रही है खुल के कि अमेरिका को भी पता था। अब बाइडेन साहब ने वार्निंग दे दी थी हमला होने वाला है। हाँ, उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कह दिया था हमला होने वाला है, वो पहले से उनको पता था, सबको पता था। इसलिए नहीं कि इंटेलिजेंस ईरान कहता हम ही ने बता दिया था, हमने बताया था हम करेंगे। लेकिन अब ईरान का पॉलिटिकल मकसद पूरा हो गया। अब इजराइल के प्रधानमंत्री जो खुद बाइडेन साहब के दबाव में है कि भाई आप बड़ा परेशान कर रहे हो, तो वो भी उनको करना तो अब पड़ेगा। लेकिन ये मुझे अभी लगता है ऐसा, देखिए कोई स्थिति, कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्थिति बेकाबू हो जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन आज की एक मिनट मेरे एक सवाल, इससे बताइए ये कैसे लोग वहां के खुश हो जाएंगे ईरान के कि देखो हमने भी कर लिया, तो उन्हें क्या कर लिया बताओ आप? 300 मिसाइल दागी, वो सब फिर हवाई, मतलब दिवाली की फायरिंग जैसी हो गई क्या? आपने इससे पब्लिक वहां की कैसे इससे संतुष्ट हो जाएगी? देखिए क्या होता है जब कोई देश किसी पे हमला करता है, और इसलिए करता है कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, जो पब्लिक है, हमारा पब्लिक ओपिनियन है, उसकी जरूरत है, भूख है, उसके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। मैं 2019 का भारत का कोई उदाहरण नहीं देना चाहता। तो इसलिए जो है ये वो बड़ी, उसके बाद उसको अंदर आप कैसे उस बात को कैसे फैलाते हैं, उसको कैसे आम पब्लिक को कन्वे करते हैं, और पॉलिटिशियंस हर देश का इसमें माहिर होता है। तो इजराइल समा कर लेगा वो, और ईरान ने करा है, ईरान में यही हो रहा है आजकल। आप देखिए जगह जगह वहां पे जो है आंदोलन वो हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं और कह रहे हैं, अपनी लीडरशिप को सलाम कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। ईरान ने पहली बार, जिंदगी में पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। यही अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी से लेके ईरान की जनता संतुष्ट हो गई। अब इजराइल की बारी है, वो करेंगे, है ना, वो तो लेकिन उसके बाद ये, जैसे मैंने कहा कि एक लिमिटेड होगा, उसके बाद थोड़ी बहुत बौछार इधर से हो जाएगी। लेकिन कोई युद्ध एक्सीडेंट हो जाए तो युद्ध बढ़ेगा, एस्केलेट हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता, जिसके सारे देश चाहते हैं, कोई भी देश नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, सऊदी अरब नहीं चाहता, यूएई नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता,
अमेरिका नहीं चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता, ईरान खुद नहीं चाहता, इजराइल खुद नहीं चाहता। तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो बात है, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये चलेगा, ये अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, महीने 2 महीने चल सकता है। नेतन्याहू साहब को थोड़ी राहत मिल जाएगी गाजा से, क्योंकि वापस तो सुई गाजा पे जानी ही जानी है। लेकिन इस बीच जो है, इसलिए आप अगर तेल के बाजार को देखें 90 पे रुका हुआ है राफा में हम जाएंगे। नहीं, 90 पे रुका है, 90 से बहुत ऊपर उछल गया होता। तेल के बाजार ने ये एब्जॉर्ब कर लिया है।